नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। यहाँ पर हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, जिसकी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था संयोजन अभिक्रिया के बारे में और वियोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक जो अभिकारक है वो मिलके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे आपके H2 और Cl2 गैस मिलके क्या बना लेती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl बना लेती है। इस तरीके से दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेंगे और एकल उत्पाद का निर्माण कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा था वियोजन अभिक्रिया के बारे में। तो वियोजन अभिक्रिया में जो एकल अभिकारक है वो दो या दो से अधिक उत्पादों में विघटित हो जाता है या विभाजित हो जाता है, उसे अपन कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। यानी कि ये जो वियोजन अभिक्रिया है या तो किसी ताप की उपस्थिति में या प्रकाश की उपस्थिति में या फिर आपके विद्युत धारा की उपस्थिति में होगी। तो इसीलिए वियोजन अभिक्रिया को अपन ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, तापीय विघटन, दूसरा था आपका प्रकाशीय विघटन, तीसरा था वैद्युत अपघटनीय विधि के द्वारा अपघटन विधि, जिसके अंदर सबसे पहले हमने तापीय अपघटन में पढ़ा था कि किसी भी जो अभिकारक है उसको ताप की उपस्थिति में अगर वो दो या दो से अधिक उत्पादों में विभक्त हो जा रहा है तो उसे अपन कहते हैं तापीय अपघटन। दूसरी साइड हमने देखा था दूसरा प्रकाशीय अपघटन, जिसमें प्रकाश की किरणों को अवशोषित करके जो आपका सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड था वो क्या हुआ, सिल्वर में क्लोरीन में और सिल्वर और ब्रोमीन में क्या हो गया, अपघटित हो गया, उसे हमने कहा प्रकाशीय अपघटन। थर्ड हमने देखा वैद्युत अपघटन। तो पानी लिया, उसको जार में भरा, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाई, उनको हमने 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, उसमें कुछ तनु H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड डाला और जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की तो टेस्ट ट्यूब में पानी की जगह जो है आपके गैस आने लगी। अब इन गैस का अनुपात क्या है, समान नहीं था, इनका आयतन समान नहीं था। तो अपना जो पानी है वो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन गैस में क्या हो गया, विघटित हो गया। इसे हमने क्या कहा, वैद्युत अपघटन कहा। ऐसे ही अगर हम जो है सोडियम क्लोराइड के जलीय सॉल्यूशन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें भी ये सोडियम में और क्लोरीन में क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है। इसे अपन कहते हैं क्या, विद्युतीय अपघटनीय अभिक्रिया। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अगली अभिक्रियाओं की, जो कि अपनी क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। देखो ये दोनों हमारी हो चुकी है लास्ट क्लास में। थर्ड अपन बात करेंगे यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन अभिक्रिया आपके क्या होती है, तो देखिए थर्ड नंबर की अभिक्रिया है अपने विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है जैसे मान लो कि 2 दोस्त हैं, बड़े ही घनिष्ठ मित्र हैं एकदम, जैसे A और B हैं, बड़े ही क्या हैं, घनिष्ठ मित्र हैं। अब तीसरा एक नया एडमिशन आया और वो आके इस A के साइड में बैठने लग गया, यानी कि आपके A और C के बीच में कौन सा आया, C आया। अब ये C ने क्या किया, इस B को रिप्लेस कर दिया, यानी कि इस B की जगह पे आके बैठने लग गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस यौगिक में से ये जो तत्व है इस तत्व को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया, जिसे हमने क्या कहा, विस्थापन अभिक्रिया कहा। देखिए तो यहाँ पर जो उत्पाद बना वो क्या बना, A और C, और जो B है वो यहाँ से क्या हो गया, अलग हो गया। आई के नहीं आई बात समझ में। तो इस तरीके से अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जो कि आपके नीले कलर का होता है। मैंने मान लीजिए कि इसमें जिंक डाल दिया या फिर मैंने इसमें आयरन डाल दिया। पहले जिंक देख लो, जिंक डाला तो यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट क्या है, एक यौगिक है जिसमें कॉपर है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। यहाँ पर आपके कॉपर सल्फेट में जब आपने जिंक डाला तो क्या हुआ, ये जो जिंक है ना ये इस कॉपर की जगह पे आके क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट ZnSO4, और ये जो कॉपर है वो बेचारा आउट हो जाएगा, अकेले निकल जाएगा। तो यही हुआ ना कि A B क्या था, एक यौगिक था,
जिसमें एक जो है अन्य तत्व आया, इस तत्व ने इस यौगिक में से एक तत्व को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया और उसकी जगह पे जाके बैठ गया। तो इसे हमने क्या कहा, विस्थापन अभिक्रिया कह दिया। क्या कह दिया, विस्थापन अभिक्रिया कह दिया। अब जैसे एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, कॉपर सल्फेट है। इस कॉपर सल्फेट में मैंने आयरन की कीलें डाल दी। तो क्या हुआ, जब मैंने आयरन की कीलें डाली तो इसमें जो आयरन है उसने क्या कर दिया, इस कॉपर को प्रतिस्थापित कर दिया और खुद उसकी जगह पर आकर बैठ गया और यहाँ पर क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया। यानी कि इस यौगिक में से कॉपर सल्फेट वाला जो यौगिक था उसमें से इस आयरन ने इस कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो इसे हमने कह दिया विस्थापन अभिक्रिया। आई नहीं आई बात समझ में, इजी थी चीज। देखिए इधर, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे। जैसे ए भी एक क्या है, यौगिक है, सी आया अन्य तत्व, इसने क्या किया, इस बी को या फिर ए को विस्थापित कर दिया और यहाँ पर क्या बन गया, इस तरीके से यहाँ पर जो है आपका बी और सी बन गया और ए यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक यौगिक में से एक तत्व क्या हो गया, अलग हो गया, दूसरा तत्व उसकी जगह पर आ गया। तो इसे हमने कह दिया विस्थापन अभिक्रिया। आई नहीं आई बात समझ में। चलिए देखिए इधर, क्या एग्जाम्पल जो है मैंने आपको बताया अभी जो है ZnSO4 वाला एग्जाम्पल बताया नहीं बताया, कि जब आपने कॉपर सल्फेट में जिंक के टुकड़े डाल दिए तो इस जिंक ने जो है इस कॉपर की जगह ले ली और कॉपर को भगा दिया, लात मार दी। तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। देखिए इधर, CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जिसमें आयरन की कीलें डाली तो आपके फेरस सल्फेट बन गया और जो है कॉपर यहाँ से निकल गया। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट, कि एक जो है टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर लिया। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर लिया और उसमें हमने जो है लोहे की कीलें डाल दी। अब लोहा यानी कि Fe, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4, जब हमने बाद में देखा रिएक्शन हो चुकी थी तो आपकी जो कीलों का रंग था वो चेंज हो गया। वो कैसा हो गया, बाद में मटमैला कलर का, यानी कि ब्राउन से कलर का हो गया कीलों का कलर, और जो आपके सॉल्यूशन का नीला कलर था वो भी चेंज हो गया। तो यानी कि कॉपर अपनी जगह से चला गया। देखिए इधर, सर्वप्रथम लोहे की कीलें लेकर उन्हें रेगमाल से रगड़कर साफ करते हैं। इसके बाद दो परख नलियों A और B में 10-10 ml कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, यानी कि CuSO4 का सॉल्यूशन लेंगे। 2 कीलों को धागे से बांधकर परख नली के विलयन में डालकर लगभग 20 मिनट तक ऐसे ही रहने देते हैं तथा तुलना करने के लिए एक और परख नली ले लेते हैं, एक और जो कील है वो ले लेते हैं। इस तरीके से आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा और इसमें लोहे की कीलों को डाल दिया। अब देखिए आगे क्या होगा। दोनों कीलों को 20 मिनट बाद कॉपर सल्फेट विलयन से बाहर निकालकर परखने ली A और B में कॉपर सल्फेट विलयन के नीले रंग की तीव्रता से तुलना करते हैं। तो साथ ही कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई कीलों के रंग की तुलना भी बाहर रखी हुई कील से करते हैं कि भाई इनमें क्या जो है चेंजेस आया। तो देखिए, जो अपन ने कील पहले ली जो उसका कलर क्या था, नॉर्मल कील का कलर जो है इस प्रकार का था, लेकिन जब अपन ने उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा तो जो कील का कलर है वो कुछ इस तरीके का हो गया। कील का कलर कैसा हो गया, ऐसे ब्राउन से कलर का हो गया। तो देखिए, दोनों कीलों को 20 मिनट बाद कॉपर सल्फेट विलयन से बाहर निकालने पर हमने इनकी क्या की, तुलना की। तुलना करने पे हमने क्या देखा कि जो हमारी कील का कलर है वो भी चेंज हो गया और कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसका कलर भी कुछ इस प्रकार का हो गया। हुआ नहीं हुआ? तो देखिए इधर, परख नली के कॉपर सल्फेट का नीला रंग हल्का हरा हो जाता है और डूबी हुई लोहे की कीलों का रंग भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है।
यानी कि आपके जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था उसमें से कॉपर को विस्थापित किसने कर दिया, उन लोहे की कीलों पे लगे उस लोहे ने, यानी कि आयरन ने। तो इसमें रिएक्शन क्या हुई कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, इसमें लोहे की कीलों को डाला तो यहाँ पर आपके फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर जो है यहाँ से निकल गया। तो ये क्या है, आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। आई बात समझ में? देखिए आगे, Zn प्लस CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने क्या डाला, जिंक। तो अपना क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर जो है अलग से निकल गया। दूसरी कंडीशन में देखिए कि अपन ने जो है पीबी लेड उसमें क्यूप्रस क्लोराइड का सॉल्यूशन में जब इसको डाला तो इस कॉपर को प्रतिस्थापित किसने कर दिया, पीबी यानी कि लेड ने कर दिया और यहाँ पर PbCl2 अपना बन जाएगा और कॉपर यहाँ से निकल जाएगा। तो विस्थापन अभिक्रिया समझ में आई यहाँ पर। तो अपनी 3 अभिक्रियाएं कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, दूसरी अपनी वियोजन अभिक्रिया, तीसरी अपनी विस्थापन अभिक्रिया। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे चौथी अभिक्रिया की, जो कि क्या है, आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका मतलब क्या हुआ द्विविस्थापन अभिक्रिया का, देखो भाई चौथे नंबर पे अपनी आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होगा, अभी अभी हमने क्या देखा कि जो आपके विस्थापन अभिक्रिया थी उसमें जो एक यौगिक था उसमें जो एक नया तत्व आया, उस यौगिक में से एक जो तत्व है उसको उसकी जगह से प्रतिस्थापित कर दिया, उसे हमने कहा विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या कह रहा है, द्विविस्थापन यानी कि दो जो यौगिक है, जैसे ए और बी अपने पास, ए बी एक क्या है यौगिक, दूसरा यौगिक है अपने पास सी डी। तो इनमें क्या होगा, इनमें आयनों का एक्सचेंज होगा, यानी कि इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी उसके सर, मेरा पेन तू ले ले, तेरा पेन मैं ले लेता हूं, ऐसी बात हो जाएगी। यानी कि ये जो ए और सी है वो आपस में, या फिर ए और डी आपस में जुड़ जाएंगे और बी और सी आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि जो है इनका एक्सचेंज हो गया। तो ए तो डी के साथ जुड़ गया और बी जो है सी के साथ जुड़ गया। ये क्या हुए, अपने अपने आयनों में विभाजित हुए और आयनों में विभाजित होकर एक दूसरे के साथ जुड़ गए। डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, कैसे, देखो इसको जो है इस बी को प्रतिस्थापित किसने किया, डी ने, और इधर डी को प्रतिस्थापित किसने किया, इस बी ने, किया नहीं किया, तो यानी कि 2 बार प्रतिस्थापन हुआ, तो इसीलिए अपन ने इसको कहा द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए आगे इधर, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये एक यौगिक है, ये एक यौगिक है, इनमें आयनों का आदान प्रदान हुआ तो ए और डी बन गया, बी और सी बन गया, यानी कि मेरी टोपी तेरे सर, तेरी टोपी मेरे सर। इस तरीके से ये क्या हो गया, आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। अगर इसका एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखें, जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है NaOH, ये क्या है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ, HCl के साथ, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब यहाँ पर जो है इनको अपने आयनों में विभाजित करो, देखो NaOH अपने आयनों में टूटेगा Na+ और OH-, यहाँ पर ये अपने आयनों में टूटेगा H+ और Cl-। अब आपको पता है कि माइनस वाला प्लस से जुड़ता है और प्लस वाला माइनस से जुड़ता है। अपन को पता है ना कि अपोजिट अट्रैक्ट्स, यानी कि आपके जो विपरीत ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, समान ध्रुव वाले एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इतना पता है ना अपन को। तो देखो ये Na पे प्लस है तो ये किसके साथ जुड़ेगा, Cl- के साथ जुड़ेगा, यानी कि अपना यहाँ पर क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन गया।
यहाँ पर OH माइनस है तो ये H प्लस से जुड़ेगा, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, साथ में HOH यानी कि वाटर का निर्माण हो जाएगा। तो ये क्या हुई, आपकी द्विविस्थापन हुई नहीं हुई कि यहाँ पर OH की जगह क्या आ गया, अपना Cl आ गया, और यहाँ पर Cl की जगह क्या आ गया, OH आ गया। तो इस तरीके से जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई तो अपना सोडियम क्लोराइड और वाटर का निर्माण जो है यहाँ पर हो गया। इसे हमने कह दिया डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। आई नहीं आई चीज समझ में? देखिए इसके एग्जाम्पल्स, NaOH प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस HOH यानी कि H2O वाटर। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, इसकी रिएक्शन करा दी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो अपना क्या बन गया, CuOH का होल 2 प्लस Na2SO4 बन गया। अगला एग्जाम्पल देखिए, Na2SO4 की रिएक्शन कराई BaCl2 के साथ तो यहाँ पर Ba ने इस Na को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित, और इसकी जगह पे आ गया तो BaSO4 बन गया, और Na जो है इस Ba की जगह चले गया तो NaCl बन गया। यानी कि यहाँ पर 2 बार प्रतिस्थापन हुआ नहीं हुआ, तो इसको हमने कह दिया द्विविस्थापन अभिक्रिया। आई के नहीं आई बात समझ में? यहाँ पर कंप्लीट हुई अपनी 4 टाइप की रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, तीसरी आपने पढ़ी विस्थापन अभिक्रिया, फिर हमने पढ़ ली द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो एक बार बता देती हूँ जिससे आपको थोड़ा दिमाग में रहे। संयोजन अभिक्रिया में क्या हुआ, एक से ज्यादा अभिकारक मिलके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है कि आपका एकल अभिकारक जो है ताप या फिर आपके विद्युत धारा या प्रकाश की वजह से जो है 2 या 2 से अधिक इनमें सरल अणुओं में विभक्त हो जाता है, उसे अपन कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तीसरी आपके आती है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें एक यौगिक में से कोई एक तत्व आके क्या करता है, इस यौगिक के एक तत्व को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, उसे अपन क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसमें क्या होगा, आयनों का एक्सचेंज होता है, यानी कि आयन जो है आपस में बदलते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, तो ये A D के साथ बनता है और आपका B C के साथ बन जाएगा। तो ये क्या हो जाती है, आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। तो ये 4 अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन बात करते हैं ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया की। किसकी? ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया की। देखो इस चीज को ध्यान से समझना। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीकरण की। 5वें नंबर पे जो अपनी आती है वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और एक साइड में लिख देती हूं अपचयन अभिक्रिया। दोनों को ही एक साथ बताते चलती हूं जिससे तुम्हें जो है दिमाग में रहे। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया की। ऑक्सीकरण, इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन कहा जाता है। इसी ऑक्सीकरण को हम उपचयन भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? उपचयन भी कहा जाता है इसी ऑक्सीकरण को। अब देखो जैसे कि नाम से डिफाइन हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल मैंने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया तो आपका क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो इसे हमने क्या कह दिया कि आपके ऑक्सीजन इसमें जुड़ गई। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण या फिर आपका उपचयन कहलाता है। अब यहाँ पर आइए, अब अपन बात करते हैं अपचयन की।
ऑक्सीजन का निकलना। अपचयन क्या होता है? ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है और अपचयन को अपन कहते हैं रिडक्शन। क्या कहा जाता है? रिडक्शन कहा जाता है। यानी कि किसी अभिक्रिया में से ऑक्सीजन आपकी क्या हो गई? अलग हो गई, उसे हमने क्या कह दिया? अपचयन कह दिया। अब देखो, ऑक्सीकरण के अंदर ऑक्सीजन तो जुड़ेगी और हाइड्रोजन जो है वो निकलेगी, तो हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है। और अपचयन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। आई कैन यही बात समझ में? ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुड़ गई, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन निकल गई, आपका क्या हो गया? अपचयन हो गया। ठीक है। देखिए इधर एक बार, ऑक्सीकरण और अपचयन में क्या अंतर है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि कॉपर के चूर्ण को गर्म किया, यानी कि आपके पास क्या है? मान लीजिए ये कॉपर है, इसको गर्म किया यानी कि ऑक्सीजन दी इसको, तो इससे क्या बना? कॉपर ऑक्साइड बना, यानी कि CuO बन गया। क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। तो देखो, इस कॉपर में आपके क्या हो गया? ऑक्सीजन जुड़ गई। इस कॉपर के अंदर जो है ऑक्सीजन जुड़ गई, यानी कि कॉपर का यहां पर क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। आई बात समझ में? देखिए, कॉपर ऑक्साइड की काली परत कॉपर में ऑक्सीजन के संयोग से बना है। Cu+O2, तो कॉपर ऑक्साइड आपका बन गया CuO, अर्थात किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ये तो बात हुई ऑक्सीकरण, जिसे हम क्या भी कहते हैं? उपचयन भी कहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम क्या? अपचयन की। किसकी? अपचयन की। तो गर्म पदार्थ CuO के ऊपर जब हमने हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की, तो मैंने क्या बताया? अपचयन में हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। बताया नहीं बताया? तो जब मान लो कि हमारे पास क्या है? कॉपर ऑक्साइड, इसमें हाइड्रोजन गैस अपन ने प्रवाहित की, तो क्या हुआ? Cu+H2O, यानी कि आपके जो है ये ऑक्सीजन यहां से, इस कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गई, कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गई, और ऑक्सीजन का निकलना आपका क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। आई नहीं आई बात समझ में? तो ये क्या हुई? आपकी अपचयन अभिक्रिया हुई। तो जब अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसे हम अपचयन कहते हैं। तो यहाँ पर अपनी ये जो बात है अभिक्रिया की, वो कंप्लीट होती है। इसके बाद अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें आपका ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ में होता है, उसे अपन कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, जो पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। देखिए, आज की इस क्लास के अंदर हमने किस किस रिएक्शन के बारे में पढ़ा? सबसे पहले विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें हमने क्या देखा कि विस्थापन अभिक्रिया में एक यौगिक में से कोई तीसरा जो तत्व है, उस यौगिक के एक तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है, उसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में लोहे की कील डालने पर जो लोहे की कीलों का कलर है वो ब्राउन हो जाता है, और जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, उसका कलर हल्का मलिन यानी कि हल्का हरे रंग का हो जाता है। तो जब आप CuSO4 के अंदर आयरन की कीलें डालते हो, तो आपका क्या बनता है? फेरस सल्फेट और कॉपर अलग। ऐसे ही आप कॉपर सल्फेट में जिंक डालेंगे तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें हमने क्या देखा कि आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराई हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो आपका सोडियम क्लोराइड और वाटर का निर्माण हो गया। ये हुई आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर आपकी आती है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है। जैसे कॉपर का चूर्ण है, उसको जब गर्म किया तो आपके कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हुआ, तो ऑक्सीजन जुड़ गई यानी कि ऑक्सीकरण। ऐसे ही अगर आपने कॉपर ऑक्साइड पे हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की, तो इसमें से ऑक्सीजन का क्या हो गया? ह्रास हो गया। इसे अपन कहते हैं अपचयन अभिक्रिया यानी कि रिडक्शन रिएक्शन।
ये यहाँ पर अपनी ये कुछ रिएक्शंस कंप्लीट होती है। अगली क्लास के अंदर जो है हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, इसे रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।